नमस्कार। आयकर की इस क्लास जिसमें हम सैलरी या वेतन को समझेंगे, आप सभी का स्वागत है। आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किसी भी करदाता की कुल आय की गणना करने के लिए उसको विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आयों को 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रथम 4 तो स्पेसिफिक हैं और जो प्रथम 4 में नहीं शामिल होती वो सारी आय 5वें शीर्षक में शामिल कर ली जाती हैं। ये शीर्षक हैं वेतन, सैलरीज, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्यापार अथवा पेशे से लाभ, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पूंजी लाभ, कैपिटल गेन्स, अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन 5 महत्वपूर्ण शीर्षकों में से प्रथम शीर्षक है सैलरी या वेतन। आज हम सैलरी से संबंधित ही कुछ बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं। वेतन, सैलरी। धारा 15 के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से प्राप्त होने वाली निम्न आय वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त कोई वेतन, चाहे इसका भुगतान कर्मचारी को मिला है अथवा नहीं। गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा दिया गया वेतन, चाहे भले ही यह वेतन उसे उस समय तक प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं। तीसरा, गत वर्ष में वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा चुकाया गया पिछला बकाया अगर उस वेतन पर पिछले किसी वर्ष में कर नहीं लगाया जा चुका हो। इससे यह स्पष्ट है कि नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध होने पर इस गत वर्ष 2019-20 में वेतन से प्राप्त होने अथवा प्राप्य होने में से एक भी घटना घट जाए तो यह गत वर्ष की आय होगी, अर्थात प्राप्ति अथवा देयता के आधार पर जो भी इनमें से पहले हो वेतन कर योग्य होता है। वेतन शीर्षक में सम्मिलित की जाने वाली आय, इनकम इंक्लूडेड इन सैलरी। वेतन में क्या क्या सम्मिलित होता है यह हमें देखना है कि वेतन की गणना करते समय वेतन को उस व्यक्ति की सकल कुल आय में शामिल करने के बाद उस पर आयकर लगाने के लिए वो कौन सी मदें हैं जो वेतन में शामिल की जाती हैं। धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाती हैं: मजदूरी, वेजेस, कोई वार्षिकी अथवा पेंशन, एन्युइटी और पेंशन, कोई ग्रेचुइटी इसे उपादान भी कहते हैं, कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ एवं वेतन या मजदूरी के स्थान में या उसके अतिरिक्त लाभ यानी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू एनी सैलरी। फिफ्थ, कोई अग्रिम वेतन, एनी एडवांस ऑफ सैलरी। सिक्स्थ, किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी में रहते हुए उपयोग न की गई छुट्टियों की किसी अवधि के लिए प्राप्त कोई भुगतान। 7, एक कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि में चौथी अनुसूची के भाग और नियम 6 के अंतर्गत वार्षिक वृद्धि, हस्तांतरित शेष का कर योग्य अंश। धारा 80 CCD में संदर्भित पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान। आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में वेतन में सम्मिलित की जाने वाली मदों का उल्लेख किया गया है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड्स पर देखा। उसमें से जो मदें वर्णित हैं
उनका विस्तृत अध्ययन करना भी हमारे लिए अनिवार्य है, ताकि कि हम वेतन से संबंधित सारी बातों को समझ पाएं और इससे संबंधित गणनाएं कर पाएं। इसी क्रम में सबसे पहले मूल वेतन, बेसिक सैलरी। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वेतनमान, पे स्केल में की जाती है, तो वेतनमान उस कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन एवं उसमें प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि को बतलाता है। यह वृद्धि वार्षिक रूप से उस समय तक जारी रहती है जब तक कि कर्मचारी वेतनमान में दी गई उससे अगली राशि तक ना पहुंच जाए। तत्पश्चात अगली वाली वार्षिक वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट से वेतन में वृद्धि होती है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि पे स्केल क्या है, वेतन वृद्धि क्या है और गणना कैसे की जाती है, तो एक एग्जांपल आपके सामने है कि वेतनमान अगर किसी कर्मचारी का है 30,000 डैश 500 डैश 32,000 डैश 1,000 डैश 35,000, इसका मतलब है कि नियुक्ति के समय अगर कोई अन्य विशेष बात नहीं दे रखी हो तो जिस समय नियुक्ति हुई उसका वेतन 30,000 रुपया प्रति माह है। एक वर्ष तक यानी 12 माह तक उसको 30,000 रुपये प्रति माह मिलता रहेगा और उसके बाद में नियुक्ति की तिथि से ही अगले वर्ष 500 रुपये की उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि अगले वर्ष के पहले महीने से उसको 30,500 रुपये मिलते रहेंगे। फिर उसके अगले वाले वर्ष 500 रुपये और जोड़ दें तो 30,500 प्लस 500 यानी कि 31,000 रुपये उसको मिलते रहेंगे। ऐसे फिर एक इंक्रीमेंट और लगेगा, फिर एक इंक्रीमेंट और लगेगा 500 का। 4 इंक्रीमेंट लगने पर ये 2,000 रुपये का जो गैप दिख रहा है आपको 30,000 और 32,000 इसमें, वो पूरा हो जाएगा। यानी व्यक्ति जो 30,000 रुपये नियुक्त हुआ है 4 वर्षों में 500 रुपए के 4 इंक्रीमेंट लेने के बाद वो 32,000 पे आ जाएगा। 32,000 रुपए पाने के बाद अगले वर्ष उसको 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इंक्रीमेंट लगाया जाएगा, यानी कि आने उसके बाद के 12 माह में उसको 1,000 रुपये बढ़ के यानी 33,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से वेतन मिल जाएगा, जब तक कि 35,000 तक वो न पहुंच जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे माने कि 1 जुलाई 2017 को उसका मूल वेतन 31,500 रुपया है, तो 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 तक प्रति माह मूल वेतन उसका रहेगा 31,500। 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक प्रति माह मूल वेतन हो जाएगा 32,000 रुपया और 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक प्रति माह मूल वेतन हो जाएगा 33,000 रुपया। और अगर हमारा इस गत वर्ष की बात करें तो हमें अप्रैल से लेके मार्च 2020, अप्रैल 19 से मार्च 2020 तक का वेतन लेना है, तो अप्रैल, मई और जून इन 3 माह 2019 के इन 3 माह में उसका वेतन रहेगा 32,000 और उसके बाद में 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक आने वाले 9 माह का वेतन उसका होगा 33,000 रुपये प्रति माह। इसको जोड़ लेंगे तो उसके गत वर्ष की कुल वेतन की गणना, मूल वेतन की गणना हो जाएगी। हमें जिस करदाता के वेतन की गणना करनी है, यदि वह कर्मचारी सरकारी है या अर्ध सरकारी कर्मचारी है और उसको छठा वेतनमान दे दिया गया है, छठा वेतनमान लागू हो चुका है, तो लागू होने पर गत 1 जुलाई के मूल वेतन में प्रति वर्ष 3% की दर से वार्षिक वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट जोड़कर मूल वेतन का निर्धारण होता है। इसे 10 के गुणांक में उपसाधन या अप्रोक्सीमेशन कर लिया जाता है, यानी लास्ट डिजिट को हम 0 बना लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के आधार पर। सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन, ग्रेड पे तथा वार्षिक वृद्धि का योग मूल वेतन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे 1 जुलाई 2017 को अगर कोई व्यक्ति 37,400 से 67,000 रुपए के वेतनमान में 43,400 रुपए के वेतन पर 9,000 ग्रेड पे पर नियुक्त हुआ है, तो 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 तक उसका मूल वेतन 43,400 प्लस 9,000 यानी 52,400 रुपया प्रति माह रहेगा। 1 जुलाई 18 को यानी एक वर्ष बाद 1 जुलाई 17 को उसका वेतन है 43,400, ग्रेड पे है 9,000, दोनों का योग है 52,400। इस 52,400 पर
3% का इंक्रीमेंट लगा दिया जाता है। तो 1 जुलाई 18 से प्रति माह मूल वेतन उसका हो जाएगा 52,400 प्लस 52,400 का 3%, ये बनता है 53,972, 53,972। और इसको हम लास्ट डिजिट को अगर जीरो के रूप में अप्रोक्सीमेट करें तो इट विल कम टू 53,980। इसी प्रकार 1 जुलाई 18 का जो वेतन बना है 53,980, इसके ऊपर 3% इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा 1 जुलाई 2019 को। तो 1 जुलाई 2019 से प्रति माह मूल वेतन उसका हो जाएगा 53,980, 1 जुलाई 18 का वेतन, और इसके ऊपर 3% वृद्धि, दोनों का योग करें तो ये 55,599 आता है, जो अप्रोक्सीमेटली लास्ट डिजिट को अगर हम जीरो अप्रोक्स करें तो 55,600 उसका वेतन होगा 1 जुलाई 2019 से प्रति माह आने वाले 12 माह तक। मूल वेतन के संदर्भ में कुछ विशेष बातें और हमें ध्यान रखनी चाहिए। मूल वेतन में बोनस, भत्ते व अन्य सुविधाओं के मूल्य शामिल नहीं होते हैं, परंतु महंगाई वेतन भी मूल वेतन का ही भाग माना जाता है। इसी प्रकार बिक्री पर निश्चित दर से देय कमीशन स्थायी नहीं, बिक्री या लाभ पर निश्चित दर से देय कमीशन तथा सेवा शर्त के तहत अगर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो यह भी मूल वेतन में शामिल किया जाता है। यदि कर्मचारी ने स्वेच्छा से जनहित में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पक्ष में वेतन त्यागा है तो यह उसके वेतन में शामिल नहीं होगा। यदि कर्मचारी को करमुक्त वेतन मिला है तो नियोक्ता द्वारा उसकी आय पर चुकाए आयकर सहित सकल राशि उसके वेतन में शामिल होगी। इसी प्रकार नियोक्ता द्वारा अगर वेतन में से कोई कटौती की गई है तो वह कटौती भी आय है और सकल वेतन में शामिल होगी। एक से अधिक नियोक्ता से गत वर्ष में वेतन प्राप्त हुआ है तो सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन गत वर्ष में कर योग्य होगा। सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों एवं जिन्हें वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होता है, यानी कि मार्च महीने में उसने काम किया है और उसकी तनख्वाह उसको 1 अप्रैल को मिलेगी, तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे करदाताओं की वेतन की गणना करते समय मार्च 2019 से फरवरी 2020 12 माह का वेतन गत वर्ष की आय में शामिल करेंगे। अन्य स्थिति में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के 12 माह की अवधि का वेतन शामिल किया जाता है। अन्य मदें या अन्य प्राप्तियां, अदर रिसिप्ट्स और आइटम्स, फीस या कमीशन एक नियोक्ता से उसके कर्मचारी, संचालक को छोड़, क्योंकि संचालक कर्मचारी नहीं होता, उसके कर्मचारी को मिलने वाली फीस या कमीशन, कमीशन स्थायी अथवा बिक्री या लाभ पर निश्चित प्रतिशत के रूप में हो, दोनों ही प्रकार के कमीशन की बात यहां पर की जा रही है, को कर्मचारी के सकल वेतन में शामिल किया जाता है। यानी कि नियोक्ता अगर है, फीस और कमीशन उससे प्राप्त हुई है तो सकल वेतन में शामिल होगी। अग्रिम वेतन एवं बकाया वेतन, एडवांस सैलरी और सैलरी इन एरियर, यदि आने वाले वर्ष का वेतन गत वर्ष में अग्रिम वेतन के रूप में प्राप्त किया गया है तो इस गत वर्ष की आय में शामिल कर लेंगे तथा उस आने वाले वर्ष के सकल वेतन में से इसे घटा देंगे। ऐसे ही पूर्व के वर्ष का बकाया वेतन जिस पर उस वर्ष कर नहीं लगा हो, इस गत वर्ष में प्राप्त होने पर वेतन माना जाएगा। बोनस, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला बोनस कर्मचारी को जिस गत वर्ष में प्राप्त होता है उस गत वर्ष के सकल वेतन में शामिल किया जाता है। वार्षिकी, नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से या किसी अनुबंध के तहत कर्मचारी को वार्षिक आधार पर किया जाने वाला भुगतान या अनुदान कर्मचारी के लिए वेतन के रूप में कर योग्य है, परंतु
स्थगित वार्षिकी केवल तभी कर योग्य होगी जबकि इसको प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न हो गया हो। नई पेंशन योजना से कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा भुगतान धारा 80 CCD 1 जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को वेतन के अलावा नियोक्ता इस योजना में भुगतान करता है, इसे कर्मचारी के वेतन में शामिल किया जाता है। अन्य रूप में प्राप्त वेतन, अधिसमय कार्य का वेतन, नोटिस अवधि के बदले देय वेतन, सेवा में रहते हुए अवकाश वेतन का नकदीकरण भी वेतन के रूप में ही कर योग्य है। पीछे की सभी स्लाइड्स पर वर्णित आयों और प्राप्तियों के अलावा कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त वेतन के स्थान पर लाभ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, नौकरी से हटाने व सेवा शर्तों में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति, व्यक्तिगत भेंट के अलावा वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से देय या प्राप्त भुगतान, महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत बोनस सहित प्राप्त राशि, साथ ही भत्ते तथा सुविधाओं या अनुलाभों का मौद्रिक मूल्य, मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युइटी, पेंशन की एकमुश्त राशि, छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति पर क्षतिपूर्ति, वैधानिक तथा प्रमाणिक भविष्य निधि से भुगतान व अनुमोदित सुपरएन्युएशन कोष से भुगतान भी आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में वर्णित प्रावधानों के आधार पर कर योग्य होकर कर्मचारी के सकल वेतन में शामिल किए जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी करदाता के सकल वेतन की गणना करेंगे और फिर सकल वेतन में से जो डिडक्शंस दी जाती हैं उनको घटा के इस शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कर लेंगे। धन्यवाद।